हेलो दोस्तों, एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं फिर लेके आया हूं आपके लिए राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड जो अभी एग्जाम हुआ है 6 जनवरी को, उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम 60 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही गहराई और डिटेल में कर चुके हैं, जिनके आंसर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आप जाकर आंसर की पूरी एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उनका क्रम संख्या पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन और उत्तर के आधार पर ही अपने जो आंसर है वो मिलाने हैं आपने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन अगला कहता है दोस्तों, राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है। मतलब यहां ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जो समाजवादी जो सिद्धांत है, समाजवाद की जो थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जो राज्य है उसको किस हिसाब से देखा जाता है, मतलब उसको क्या माना जाता है। और उनके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। तो 1 नंबर कहता है कि एक आध्यात्मिक पक्ष, 2 नंबर कह रहे हैं कि आवश्यक बुराई और नैतिक आदर्श, और 4 नंबर है सकारात्मक अच्छाई। अब देखिए दोस्तों, जब समाजवाद जो है वो किस प्रकार की स्थापना करता है, राज्य में सभी को बराबर मानता है। मतलब समाजवाद की अगर स्थापना की जाए तो उसमें ऐसा समझा जाता है कि किसी भी वर्ग को गरीब नहीं होने दिया जाए और किसी भी वर्ग को बहुत ज्यादा अमीर नहीं होने दिया जाए, मतलब सभी को समान रूप से बराबर रखा जाए। तो आध्यात्मिकता की यहां पर इस तरह की कोई बात नहीं आती है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आध्यात्मिक पक्ष ये कभी भी नहीं हो सकता। और आवश्यक बुराई दोस्तों कभी भी नहीं हो सकता। समाजवादी जो है वो सिद्धांत कभी बुराई नहीं हो सकता। नैतिक आदर्श उसको नहीं कह सकते, क्योंकि नैतिकता का आदर्श इससे किसी प्रकार से कोई कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे नैतिकता से। मतलब कि समाजवाद जो है वो कहीं किसी प्रकार से नैतिकता से जुड़ी हुई बात कर रहा हो, या स्पेशली उसका झुकाव किसी नैतिकता की तरफ हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो राज्य जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है एक सकारात्मक अच्छाई है। तो दोस्तों इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन आपको ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल क्या होगा, इसमें सही होगा। तो करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजनीति विज्ञान के विज्ञान तत्व के संबंध में यह कहा जाता है कि कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान सामान्य तौर पर स्वीकार्य अवधारणाओं की शब्दावली विकसित करने में असफल हो गया है। मतलब दोस्तों यहां यह कह रहा है कि जो राजनीति विज्ञान जो है उसमें विज्ञान जो तत्व जो है उसके बारे में मतलब क्या अवधारणा बनी हुई है, क्या थियरी दी जाती है इसके बारे में, क्या शब्दावलियां दी जाती है इसके बारे में, किस प्रकार का विचार दिया जाता है, उसको लेकर यहां बात हो रही है। तो यहां कह रहा है कि कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान सामान्य तौर पर स्वीकार्य अवधारणाओं की शब्दावली विकसित करने में असफल हो गया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत होगा कथन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो राजनीति विज्ञान है वो सामान्य तौर पर अवधारणाओं की शब्दावली विकसित करने में असफल नहीं हुआ है। बहुत सारी शब्दावलियां हैं जो राजनीति विज्ञान के विज्ञान तत्वों के संदर्भ में दी जा सकती है। मतलब कुछ हद तक जो है वो राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी भी की जाती है, कुछ हद तक इन चीजों को माना जाता है। तो इस बात को नकारना बिल्कुल ही क्या होगा, गलत होगा। तो असफल नहीं कह सकते। शब्दावलियां बहुत सारी विकसित हुई है और जो समय के साथ दोस्तों बहुत ज्यादा लागू हुई हैं। उसके बाद में वैज्ञानिक व्याख्याओं में राजनीतिक घटनाओं की जटिलता आड़े आती है। यहां कह रहा है कि वैज्ञानिक व्याख्याओं में मतलब किसी भी प्रकार की कोई वैज्ञानिक व्याख्या करनी हो, मतलब उसको साइंस का रूप देना हो, तो उसमें समस्या किस चीज की आती है। तो यहां राजनीतिक घटनाओं की जो जटिलता है वाकई में दोस्तों ये आड़े आती है किसी, और ये दोस्तों राजनीति विज्ञान ही नहीं किसी भी प्रकार का विषय हो उसमें इस तरह की जटिलताएं आती है। लेकिन राजनीति विज्ञान में क्या है, चूंकि सारा सिस्टम जो मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ है, अब मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ है, फिलोसफी की ज्यादा बात होती है यहाँ पे। फिलोसफर जो थिंकर्स होते हैं वो भी आप देखते हैं कि फिलोसफर ज्यादा है राजनीति विज्ञान में, फिलोसफर कहते हैं उनको। तो ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है, मानवीय व्यवहार से जुड़ा हुआ व्यवहार जो है वो राजनीति रूप में सामने आता है, और उन्हीं से जुड़ी हुई जो राजनीति में घटनाएं होती है। तो यहां पर वैज्ञानिक जब भी व्याख्या करने की कोशिश की जाती है तो ये राजनीति की जो भी घटनाएं हैं वो जटिलता के रूप में सामने आ जाती है, क्योंकि संभव नहीं हो पाता कि एक घटना जो है उसको देखकर हम भविष्यवाणी कर सकें, एक घटना के बारे में पूर्वाग्रह ले सकें, ऐसा संभव नहीं है। तो ये घटनाएं हमेशा जटिलता बनकर सामने आती है और ये हमेशा आती रहेगी, ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि राजनीति विज्ञान है ही इस प्रकार का। तो यहां पर दोस्तों पहला कथन गलत है और दूसरा कथन बिल्कुल क्या हो गया, सत्य हो गया। तो यहां पर जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 1 मिथ्या है पर 2 सत्य है। 3 नंबर ऑप्शन आप दोस्तों इसमें सही करेंगे। करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने की थी। दोस्तों जो राज्य की व्याख्या है वो शक्ति व्यवस्था के रूप में मैकियावेली ने की थी। ये तो दोस्तों बिल्कुल बहुत इजी है क्वेश्चन, आप जवाब दे सकते हो आराम से कि राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में। यहां शक्ति व्यवस्था का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने जो राज्य जो है
उसको शक्ति के रूप में, मतलब शक्ति व्यवस्था के रूप में, कि राज्य जो है वो हमेशा ही शक्ति व्यवस्था के रूप में बन के रहे, मतलब राज्य को ज्यादा महत्व दिया गया है यहां पर और अन्य सारी चीजों को दरकिनार कर दिया गया है। तो मैकियावली के विचारों में दोस्तों हमने ये देखा था कि मैकियावली ने क्या किया था कि नैतिकता जो थी उसको भी परे बिठा दिया था। उसने जो शासन कला के बारे में जो विचार दिए थे, एक राजा जो उसने अपनी जो रचना थी द प्रिंस रचना, जो सीजर बोर्जिया के लिए तारीफ में जो लिखी गई थी, तो उस रचना में जो शासन कला से जुड़े हुए जो सिद्धांत दिए थे मैकियावली ने, उसमें पूरा का पूरा ध्यान शासन कला पे ही है और वो पूरे उस थ्योरी में यही बताने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से एक राजा जो है अपना अस्तित्व बनाए रखे, अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे चलाए। तो उसका पूरा ध्यान इन्हीं चीजों पर ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान जो शक्ति की व्यवस्था है, शक्ति को लेकर वो ज्यादा चिंतित रहता है वहां पर, कि एक राजा अपनी ज्यादा से ज्यादा शक्ति को कैसे बनाए रखे, शक्ति को कैसे बढ़ाए। तो इस चीज पर ज्यादा ध्यान रहता है। तो राज्य की जो व्याख्या है उसने शक्ति व्यवस्था के रूप में ही की थी। तो 3 नंबर का ऑप्शन दोस्तों मैकियावली इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आजादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा है। देखिए दोस्तों, यहां इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा यहां पर सोचना पड़ता है कि, और ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा थिंकर ऐसा है जो राज्य को एक नैतिक विचार के रूप में बता रहा है। और दूसरी बात, मानवीय आजादी की उच्चतम अभिव्यक्ति, मतलब जो राज्य है वो मानवीय आजादी की उच्चतम अभिव्यक्ति है, मतलब मनुष्य की जो स्वतंत्रता है उसकी उच्चतम अभिव्यक्ति मानता है। तो दोस्तों ऐसा जो थिंकर है वो फ्रेडरिक हिगल था। हिगल ने दोस्तों क्या कहा था कि राज्य जो है वो क्या है, ईश्वर का अंतरण है धरती पे। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का, पृथ्वी पर अब अगर दोस्तों कोई भी थिंकर ये बात कहता है कि राज्य जो है वो धरती पर क्या है, ईश्वर का अंतरण है, ईश्वर का रूप है एक प्रकार से, तो हम जो मनुष्य हैं वो ईश्वर को क्या मानते हैं, एक नैतिकता का रूप मानते हैं। नैतिकता के रूप में हम ईश्वर का जो है उसका रूप देखते हैं कहीं भी किसी भी प्रकार से। भाई नैतिकता के रूप में ईश्वर की धारणा को मानते हैं हम, क्योंकि नैतिकता का मापदंड तो वैसे सामान्य जीवन में हमारे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जब हमारे जीवन में ईश्वर की बात आती है किसी भी प्रकार से, कोई भी धर्म में मानो, चाहे इंग्लिश में गॉड कहो या अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, सभी बातें एक ही है, तो उसमें हम ईश्वर को नैतिकता के रूप में मानते हैं। तो यहां नैतिक विचार जो दोस्तों वो बिल्कुल बात सही प्रतीत होती है फ्रेडरिक हिगल की तरह। दूसरी बात कह रहा मानवीय आजादी, तो मानवीय आजादी की अभिव्यक्ति के रूप में भी फ्रेडरिक हिगल ने दोस्तों यही बात कही थी। फ्रेडरिक हिगल ने यही बात कही थी कि जो राज्य है वो क्या है, मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। तो इसका 4th नंबर ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधायिका के उच्च सदनों के सही समूह को पहचानिए। यहां विधायिका का मतलब दोस्तों है कि ये कह रहा है कि जो व्यवस्थापिका जो है हमारी, जो संसद जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, उसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे के सारे उच्च सदनों का समूह दिया हुआ है। तो यहां दोस्तों आप अगर देखते हो तो इसमें दोस्तों आपके एक लाडसभा दे रखा है, ऑप्शन में राज्यसभा दे रखा है, प्रतिनिधि सदन दे रखा है। तो अगर प्रतिनिधि सदन की बात करें तो प्रतिनिधि सदन जो है वो निम्न सदन होता है, पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। लेकिन लाडसभा जो है वो ब्रिटेन का उच्च सदन है, मतलब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें लाडसभा क्या है, उसका उच्च सदन है। और राज्यसभा तो हमारे भारत में आप लोग देखते ही हो, राज्यसभा हमारा उच्च सदन है ही है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि लाडसभा, सीनेट, प्रतिनिधि सदन। अब लाडसभा यहां पे बिल्कुल उच्च सदन है, लेकिन सीनेट जो है वो उच्च सदन नहीं है, प्रतिनिधि सदन भी जो है वो भी उच्च सदन नहीं है, निम्न है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि राज्यसभा, लाडसभा और पार्षद सदन। तो यहां दोस्तों जो आपके सामने जो पार्षद सदन जो शब्द दे रखा है, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप सोच सकते हो कि जो पार्षद सदन है उसको क्या कहा जा सकता है। तो इसको जो पार्षद सदन है दोस्तों, इसको हाउस ऑफ काउंसिलर कहा जाता है। अगर दोस्तों आप अपना पेपर देख रहे हो इस वक्त, तो आपके पेपर में देखिए कि एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ हिंदी में लिखा हुआ है, और उसमें जो 3 नंबर का ऑप्शन है दोस्तों उसमें लिखा हुआ है राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ काउंसिलर। तो ये जो हाउस ऑफ काउंसिलर जो इसमें बोल रहा है तीसरे ऑप्शन में, ये पार्षद सदन को बोल रहा है, और जो हाउस ऑफ दोस्तों जो काउंसिलर है,
ये हाउस ऑफ काउंसिलर दोस्तों, इसको ये काउंसिलर्स यहां सी आएगा। ये हाउस ऑफ काउंसिलर जो है दोस्तों, ये जापान की जो संसद है, जो डाइट बोला जाता है जिसको, उसका दोस्तों क्या है, उच्च सदन है यहां पर। ये तो जापान की डाइट का उच्च सदन है, जिसको पार्षद सदन है बोला जा रहा है, उसका उच्च सदन होगा। तो यहां पर ये भी क्या है दोस्तों, उच्च सदन है। और राज्यसभा भी क्या है, उच्च सदन है, जो ब्रिटेन में जो उसका उच्च सदन है वहां पर। और राज्यसभा जो हमारे भारत में, वो भी क्या है, उच्च सदन है। तो तीसरे नंबर का ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल क्या होता है, यहां पे सही होता है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करवाने वाला देश कौन सा है। यहां ये कह रहा है कि संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय का मतलब है कि जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट मान लेते हैं हम, एक प्रकार से शीर्ष न्यायालय, वो संघीय न्यायालय पूरे देश की व्यवस्था पर समान रूप से लागू होता है। और पूरे भारत में किसी के लिए भी क्या सुना सकता है, फैसला सुना सकता है। तो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करवाने वाला देश, तो विधायिका द्वारा करवाने वाला देश दोस्तों स्विट्जरलैंड ही है। स्विट्जरलैंड दोस्तों, जब भी इसका नाम आता है तो यहां पर ऐसा माना जाता है कि जनता जो है वो सर्वोपरि समझी जाती है यहां पे। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड एकमात्र देश है जहां पर क्या, जो संघीय न्यायालय होता है, इस संघीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद के द्वारा की जाती है, विधायिका करती है यहां पर इस चीज का निर्णय। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, भारत में अलग सिस्टम है। तो वहां न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है संसद के द्वारा। लेकिन जो स्विट्जरलैंड के कुछ राज्य बने हुए, जो कुछ कैंटन कहा जाता है, उनमें जो नियुक्ति की जाती है वो जनता के द्वारा की जाती है। मतलब यहां भी बिल्कुल अलग सिस्टम है। मतलब जनता द्वारा कुछ कैंटन में होती है, जनता द्वारा कुछ राज्यों में होती है। और दूसरी बात दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज के लिए भी बता देता हूं कि यहां ऑप्शन आपका आंसर जो है वो चौथा सही होगा। तो यहां पर स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि जो संघीय न्यायालय वहां का जो होता है, वो कभी भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून की समीक्षा नहीं कर सकता है। ये उस पर रोक होती है, रिस्ट्रिक्शन होता है इस बात का कि संघीय न्यायालय कभी भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए नियमों की समीक्षा नहीं करेगा। हाँ, जो कुछ कैंटन है उनके द्वारा, कुछ राज्यों के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनकी वो समीक्षा कर सकता है, लेकिन विधायिका की नहीं करेगा। दूसरी बात, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी उसको वहां पर नहीं होता है। संविधान की व्याख्या दोस्तों वो वहां पर राष्ट्रीय सभा के द्वारा की जाती है, जो नेशनल असेंबली होती है वो उसकी व्याख्या करती है। न्यायालय के पास जो ऐसा अधिकार नहीं होता है। तो यहां दोस्तों आपका जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि जैसे ही हम ऑस्टिन की रुखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। संप्रभुता के संदर्भ में यह कथन है। संप्रभुता के संदर्भ में दोस्तों ये कथन है लिकोक का। हमें दोस्तों इसका जवाब जो है वो लिकोक ही मिला है और हम इसको लिकोक सही मान के चल रहे हैं। बाकी दोस्तों जो आरपीएससी के द्वारा जो भी जवाब दिया जाएगा वो सही होगा, क्योंकि दोस्तों जो कथन और जिस प्रकार के कथनों के बारे में या किसी के शब्दों के बारे में अगर कोई बात पूछी जाती है तो उसमें थोड़ा प्रकार के क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें थोड़ा सा भ्रम बना रहता है। लेकिन हमने हमारी तरफ से, हमारी टीम ने पूरी कोशिश की है कि इनका जवाब जो हमें सही तरीके से 100% आपके तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर भी 1% चांस कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो सकता है, जिसको गलत होने का कोई चांस हो सकता है। बाकी 99% दोस्तों हमारी जो आंसर किया वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो यहां पर दोस्तों हम लिकोक को मान के चल रहे हैं। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पे सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों हम। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान विचारक ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सार्वजनिक विमर्श के लिए सशक्त यंत्र कहा था। दोस्तों इसका जो जवाब है वो जेम्स ब्राइस है यहाँ पे। और जेम्स ब्राइस ने ये बात की, हम जेम्स ब्राइस को सही आंसर मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने ही कहा था कि सार्वजनिक विमर्श के लिए सशक्त यंत्र है। यहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे, जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज को, कि यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें 2 सदन बने होते हैं। जैसे भारत में एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। और जिस 2 दूसरे देश हैं, अलग कंट्रीज हैं, उनमें जिनमें लोकतंत्र है, जिनमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उनमें उनके सदनों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। भारत में जैसे लोकसभा राज्यसभा बोलते हैं। तो ये बात भी सही है कि सार्वजनिक विमर्श के लिए सशक्त यंत्र है ये। तो जेम्स ब्राइस दोस्तों हम इसका सही आंसर मान के चल रहे हैं 3 नंबर का। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस विद्वान ने अपनी संक्षिप्त करती लेजिस्लेचर्स में विधायिका के पतन का उल्लेख किया था। दोस्तों ये जो विचार है, ये जो उल्लेख किया था, ये केसी वियर ने किया था।
और जो केसी वियर है, इनकी जो बुक है दोस्तों लेजिस्लेचर जो है 1963 में छपी थी, और 1963 में छपने पर इस जो रचना थी, इस रचना में इन्होंने विधायिका के पतन की बात कही थी। तो केसी वियर होगा दोस्तों 2 नंबर का जो आपका आंसर है वो बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक तरफ सूची फर्स्ट दी हुई है, दूसरी तरफ सूची दो दी हुई है, जिसमें एक तरफ विचारकों के नाम है और सूची जो सेकंड है उसमें लोकतंत्र से संबंधित जो शब्दावली है वो दे रखी है आपको। तो यहां आपको बताना है कि किस थिंकर ने कौन सी शब्दावली का विकास किया है, कौन सी शब्दावली के बारे में बात की है। तो यहां दोस्तों हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिमोन जो चैम्बर्स है दोस्तों, उसके लिए तर्क बुद्धिवादी लोकतंत्र जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं रीजनेबल डेमोक्रेसी, आपके जो आंसर की है, जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों, रीजनेबल डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो रीजनल डेमोक्रेसी जो है वो सिमोन चैम्बर्स का है दोस्तों। अब यहां पर क्या है कि दोस्तों इसमें से अगर आपको फर्स्ट का अगर आंसर पता होता है तो आपको बाकी ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ए का दूसरा आंसर है तो ए का दूसरा आंसर जो ऑप्शन में केवल और केवल आपको दिखाई दे रहा है केवल तीसरे में है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा आपका आंसर आपको बाकी आगे मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हम यहां उत्तर बताने की दृष्टि से पूरा देखेंगे। तो आयरिश जो मेरियन यंग है दोस्तों, इसकी जो लोकतंत्र से संबंधित जो शब्दावली है वो संचरीय लोकतंत्र है, मतलब कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी की इन्होंने बात की थी। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी की ये बात करते हैं। तो आयरिश मेरियन यंग का दोस्तों बी का फर्स्ट हो जाएगा, जो बी का फर्स्ट तीसरे ऑप्शन में दे भी रखा है। और उसके बाद में आता है जॉन ड्राइजेक, और जो जॉन ड्राइजेक है उसके लिए दोस्तों जॉन ड्राइजेक के लिए आपका होता है विमर्शी लोकतंत्र। जॉन ड्राइजेक विमर्शी लोकतंत्र, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद में जो डी है उसमें दे रखा है आपका फिलिप पेटिट। तो फिलिप पेटिट जो है इसके लिए दोस्तों फिर एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे कॉन्टेस्टरी डेमोक्रेसी, मतलब संघर्षपूर्ण लोकतंत्र की बात कर रहा है। आगे आपके ऑप्शन में देख सकते हो आप, तो 3 नंबर का ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल इसमें सही होता है। तो इस प्रकार के दोस्तों कभी भी आप क्वेश्चन हल करो तो आप इसमें ये देखिए कि सबसे पहले उस ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश कीजिए कि जो आपको सबसे पहले आता हो। मतलब आपको हो सकता है कि शुरू में 1 नंबर या 2 नंबर नहीं आता हो, लेकिन हो सकता है कि आपको तीसरे का आंसर आता हो, उसकी वजह से आपका पूरा ऑप्शन ही सही हो जाए। तो यहां पे ऐसे होने की संभावना ज्यादा रहती है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसमें सबसे पहले इस तरह का जवाब ढूंढिए जो आपको सबसे पहले आता हो, आप उस शब्दावली के बारे में जानते हो, आप उस थिंकर के बारे में जानते हो, तो उससे आपको जवाब मिल जाता है, आपका टाइम भी इसमें वेस्ट नहीं होता है। तो इसका दोस्तों हमने आंसर जो 3 नंबर है वो हमने सही माना इसमें। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उत्तम व उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। कि ये बात किसने कही है, ये कथन किसका, कथन की बात हो रही है यहाँ पे, अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा। मतलब यहां पर दोस्तों जो जेएस मिल है वो बिल्कुल सही है यहाँ पे, और जो जेएस मिल है दोस्तों उसी ने जो है यहां पर कहा था कि जो डेमोक्रेसी प्रमोट ए बेटर एंड हायर फ्रॉम नेशनल कैरेक्टर देन एनी पॉलिटिक्स। मतलब ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो अन्य कोई भी शासन प्रणाली हो उससे तो ठीक ही रहेगी। ये बात दोस्तों जेएस मिल ने कही थी। और जेएस मिल दोस्तों जेएस मिल में मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि जेएस मिल जो है वो हमेशा ही समर्थन करता है प्रतिनिधि शासन का। प्रतिनिधि शासन का दोस्तों वो समर्थन करता है। और जो प्रतिनिधि शासन है ये कब संभव हो सकता है, जब डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी में हो सकता है। और दूसरी बात दोस्तों मैंने जेएस मिल में आपको यह भी बताया था कि जेएस मिल जो है वो अल्पसंख्यकों का जो हित है उसको लेकर ज्यादा क्या रहता है, चिंतित रहता है, इनके हितों को लेकर ज्यादा चिंतित रहता है। इसलिए वो इनके हितों के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थन करता है। वो कहता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वो होनी चाहिए। अब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो दोस्तों वो क्या करती है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करती है। जो सामान्य बहुमत प्रणाली है उसमें जरूरी नहीं है। सामान्य बहुमत प्रणाली में अल्पसंख्यकों के हितों को कुचला जा सकता है, क्योंकि इसमें शासन ही हमेशा, वोट ज्यादा किसके होते हैं, बहुमत, जो संप्रदाय जिसका जो बहुमत में होता है उसी के होते हैं। तो वहां उसी का नेता जीतने की ज्यादा चांस होती है, तो अल्पसंख्यक की उपेक्षा होती है इसमें। तो जेएस मिल जो है उसको मानता है। लेकिन जेएस मिल ने दोस्तों एक बात कही, जेएस मिल ने कहा कि लोकतंत्र तो ठीक है, लेकिन लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक समाज होना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों इसलिए वेपर ने जेएस मिल की आलोचना भी की थी, और आलोचना करके यह भी कहा था कि जो
जेस मिल है वो अनिच्छुक प्रजातांत्रिक है, मतलब उसकी इच्छा तो नहीं है प्रजातांत्रिक होने की, लेकिन फिर भी बेवजह वो प्रजातांत्रिक है। तो इसका दोस्तों आपका 2 नंबर का ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का सही समूह। संघीय शासन की बात का मतलब दोस्तों यहां पर यह कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहा है। यहां पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर में फेडरल फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहा है कि जिस देश में संघीय शासन प्रणाली होगी, यहां पे संघीय शासन प्रणाली की बात कर रहा है। और संघीय शासन प्रणाली जो दोस्तों जिसकी बात हो रही है, तो हम पूरे विश्व में क्या है कि शासन प्रणालियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो संघीय शासन प्रणाली, एक तो संघीय और दूसरी संघात्मक कह सकते हैं संघीय को। एक तो संघात्मक होती है, दूसरी एकात्मक होती है। संघात्मक और दूसरी तरफ एकात्मक। अब संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसकी यहां पर विशेषताएं, एकात्मक का सीधा सा एग्जांपल है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन जो है, उसकी शासन प्रणाली जो है आप उसको एकात्मक कह सकते हो। और संघात्मक जो है उसको, उसकी शासन प्रणाली जैसे अमेरिका है वो संघात्मक शासन प्रणाली है वहां पे। तो संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, देखिए कि संघात्मक शासन प्रणाली में पहली बात है कि सेंटर में तो गवर्नमेंट बनती ही बनती है, मतलब सेंटर में गवर्नमेंट हमेशा ही बनेगी। इसके साथ जो उस देश में जो राज्य बने हुए होते हैं उन राज्यों में भी क्या बनती है दोस्तों, सरकारें बनती है। तो सरकारें क्या हो गया, अनेक सरकारें हो गया। यहां पे पहला ऑप्शन अनेक सरकारें बनती है। तो यहां पर जो ऑप्शन दोस्तों मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसमें जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही है। अनेक सरकारें मतलब सेंटर में भी गवर्नमेंट बनती है, राज्य में भी सरकारें बनती है। उसके बाद में लिखित संविधान, बिल्कुल संघीय शासन व्यवस्था में दोस्तों लिखित संविधान होता है। अब दोस्तों ये कोई थंब रूल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का कि ये कोई थंब रूल नहीं है कि संघीय शासन व्यवस्था में ऐसा होगा ही होगा। ये राजनीति विज्ञान की थ्योरी के अकॉर्डिंग बातों को निर्धारण किया गया है कि संघीय शासन व्यवस्था में सामान्यतः ये चीजें पाई जाती है और एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में इस प्रकार की चीजें पाई जाती है। तो ये थंब रूल नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होगा ही होगा। कोई भी देश वर्ल्ड में पूर्णतः संघात्मक नहीं है, कोई भी देश ऐसा हो भी नहीं सकता, उसमें थोड़ा लचीलापन होना पड़ता है। लेकिन यहां हम सिद्धांत के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन जिसमें दूसरे में दे रखा आपको अनेक सरकार, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है दोस्तों। जो संघीय शासन व्यवस्था वाले देश हैं उसमें न्यायपालिका जो है वो दोस्तों क्या होती है, स्वतंत्र होती है। अब न्यायपालिका स्वतंत्र इसलिए होती है दोस्तों कि अनेक सरकारें भी होती है, सेंटर में भी गवर्नमेंट बनती है। जब इतनी सारी सरकारें बनती है और सेंटर में भी गवर्नमेंट बनती है तो इनमें तालमेल बिठाए रखने के लिए, इनमें किसी प्रकार की कोई उलझन हो जाए तो इस प्रकार की कोई बॉडी होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई संस्था होनी चाहिए जो इन सब के बीच में क्या कर सके, एक स्वतंत्र रूप से काम कर सके और डिसीजन सुना सके। तो वो कौन सा होता है, किसी भी देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन एकात्मक वाले देशों में क्या होता है दोस्तों, सेंटर में एक ही गवर्नमेंट बनती है, इसलिए पूरा वर्चस्व एक रहता है पूरे देश में और पूरा शासन प्रणाली जो एक तरीके से चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती है वो तुरंत क्या हो जाता है, राज्यों में लागू हो जाता है। लेकिन जिन देशों में राज्यों में भी सरकारें बनती है और सेंटर में भी गवर्नमेंट बनती है, वहां उनके बीच में तालमेल बिठा पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। जिसे भारत में हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है वर्तमान में प्रचलन में है, उसमें कुछ राज्य सरकारें कह रही हैं कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। तो ऐसा करना बिल्कुल असंवैधानिक है। पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाया है वो सही है गलत है वो बाद की बात है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो उस कानून को लागू करना राज्यों का कर्तव्य बनता है। संविधान हमारा ये बात कहता है, मतलब राज्यों को लागू करना चाहिए। हाँ, उसके लिए विरोध किया जा सकता है, उस पर असहमति प्रकट की जा सकती है, लेकिन उसको लागू करने से रोकना संवैधानिक जो ढांचा हमारा है उसको समाप्त करने के बराबर ये चीज आती है। तो राज्यों को उसको मानना चाहिए। तो यहां पर जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें दोस्तों ये तीनों विशेषताएं लागू होती है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों ये तीनों ही विशेषताएं लागू हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अनेक सरकारें भी है और लिखित संविधान भी है भारत में, स्वतंत्र न्यायपालिका भी भारत में है। लेकिन फिर भी भारत जो है वो फेडरल सिस्टम नहीं है, संघीय शासन प्रणाली नहीं है भारत में। भारत में एक प्रकार की मिश्रित शासन प्रणाली है दोस्तों। भारत में संघात्मक व्यवस्था के गुण हैं और एकात्मक के भी हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इससे अच्छा संविधान पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी देश के पास नहीं है, जिसमें सभी प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो इसका दोस्तों आपका जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है, हिटलर के तूफानी दस्ते व माओ के लाल रक्षक डुवर्जर के राजनीतिक दलों के संगठन की व्याख्या अनुसार किस श्रेणी में आएंगे। यहां देखिए दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें कोकस, ब्रांच, सेल, मिलिशिया। यहां जो ये वर्गीकरण दिया है, ये वर्गीकरण मोरिस डुवर्जर ने दिया था। ये मोरिस डुवर्जर भी मिल सकता है, मोरिस डुवर्जर भी मिल सकता है, तो एक ही बात है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मोरिस डुवर्जर, यहां पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहां डुवर्जर लिखा हुआ है, तो कुछ किताबों में डुवर्जर लिखा हुआ, वो एक ही बात है दोस्तों। तो यहां पर इन्होंने 4 प्रकार का विभाजन किया था और ये संरचना के आधार पर विभाजन किया था। और संरचना के आधार पर जो विभाजन किया था उसमें 4 प्रकार का है, कोकस, ब्रांच और सेल और मिलिशिया। और इसको मोरिस डुवर्जर की दोस्तों बोला जाता है इनर सर्किल थ्योरी। इनर सर्किल थ्योरी। इनर सर्किल थ्योरी बोला जाता है। जो कोकस है उसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब अगर किसी दल की बात करें, पार्टी की बात करें, अगर उसका कोकस रूप देखना हो कि ये कोकस मतलब ये 4 प्रकार है, इनको बांटा गया है, तो कोकस का मतलब है कि ऐसा दल जिसमें क्या होता है कि ऊपर की जो शासन व्यवस्था है, ऊपर के जो लोग हैं वो ज्यादा सक्रिय रहते हैं, मतलब लाखों कार्यकर्ता भी होते हैं, लेकिन ऊपर की जो कार्यप्रणाली वो ज्यादा सक्रिय होती है, वही डिसीजन लेती है और वही ज्यादा मान्य होती है। और चुनाव के टाइम ये पार्टी जो है, इस टाइप की जो पार्टियां होती है जो कोकस श्रेणी में आती है, वो सक्रिय हो जाती है और बाद में निष्क्रिय हो जाती है, तो वो कोकस श्रेणी में आते हैं। ब्रांच का मतलब, ब्रांच दोस्तों बिल्कुल ब्रांच से मतलब ब्रांच से ही है, मतलब ऐसी पार्टी जिसकी पूरे देश में क्या फैली हो, ब्रांचेस फैली हो, वो ब्रांचेस कहलाती है। उसके भी कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन उसमें जो निर्णय है वो थोड़ा क्या है कि कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं को साथ में रखकर लिया जाता है। और सेल दोस्तों, जो सेल जो है वो ब्रांच का निखरा हुआ रूप कह सकते हो, मतलब और भी सेल, जैसे हमारे शरीर में सेल्स फैली रहती है पूरे शरीर में, जो वो हर अंग में फैली होती है, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसमें सेल्स नहीं होती है, तो सेल इसी का ब्रांच का निखरा हुआ रूप होता है। लेकिन जो मिलिशिया श्रेणी के जो भी दल होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों कि मिलिशिया श्रेणी जो है इसको बोला जाता है नागरिक सेना। एक प्रकार से ये नागरिक सेना के रूप में काम करता है, ये दल नागरिक सेना के रूप में काम करता है। और इसमें व्यक्ति पूजा जो है उसका ज्यादा झुकाव रहता है। व्यक्ति पूजा मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष को इसमें आदर्श मान लिया जाता है और उसी के आदर्शों पर चलने की कोशिश की जाती है। मतलब थोड़ी इस प्रकार के दलों में कट्टरता ज्यादा देखी जाती है, कट्टरता ज्यादा होती है और इनका ड्रेस कोड भी होता है। इनका ड्रेस कोड होता है। और जैसे अब हिटलर के समय था दोस्तों, हिटलर के जो पार्टी उसका तूफानी दस्ता था, उसका नाम तूफानी पार्टी बोलते थे उसको, इसलिए यहां पर तूफानी दस्ता लिखा हुआ है। और लाल रक्षक वो माओ की जो थी, माओ ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था वहां पे। तो ये जो श्रेणी जो इन दोनों की है वो मिलिशिया श्रेणी में आती है, यहां मिलिशिया श्रेणी में आती है। तो यहां आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या होगा, 2 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहां पे। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहने वाले विचारक हैं। दबाव समूह को गैर सरकारी शासन का मतलब दोस्तों, यहां पर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अनऑफिशियल गवर्नमेंट बोला जा रहा है इनको। अनऑफिशियल गवर्नमेंट आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख रहे होंगे कि दूसरी तरफ जो इंग्लिश में लिखा है उसमें अनऑफिशियल गवर्नमेंट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो थारस्टीन, सेलिन व रिचर्ड लेम्बर्ट इसका सही आंसर होगा आपका। हमारे अकॉर्डिंग हम दोस्तों इसी का सही आंसर जो है वो मान के चल रहे हैं हम इसको। और जो फाइनर है उसने गुमनाम साम्राज्य कहा था दबाव समूह को। और जो आमंड पावेल दोस्तों, उन्होंने इनको 3-4 भागों में बांटा था, जैसे इंस्टीट्यूशनल और कॉन्सियसनल, एनोमिक, कई प्रकार थे इनके जिन्होंने 4 भागों में बांटा था। लेकिन जो जो थारस्टीन, सेलिनवेल, रिचर्ड लेम्बर्ट है, इन्होंने इसको गैर सरकारी शासन कहा था। तो इसका दोस्तों आपका जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें सही है आपका। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्दावली उदात्त झूठ निम्नलिखित में से किस विचारक से संबंधित है। तो उदात्त झूठ दोस्तों, यहां पर मैंने जब प्लेटो आपको पढ़ाया था तो प्लेटो के लिए बताया था कि प्लेटो ने जो शब्द यूज किए थे वो था एक भीतरी आंखें, परछाइयां, भीतरी आंखें, परछाइयां और उदात्त झूठ, नोबल लाइज। अगर इंग्लिश में आप इसको देखोगे तो इसमें नोबल लाई लिखा हुआ है, उदात्त झूठ। तो ये बात जो है दोस्तों प्लेटो ने कही थी और प्लेटो ने इस संदर्भ में कही थी कि
जो शासन व्यवस्था है उसको सही तरह से चलाने के लिए उसमें किसी भी प्रकार का असहमति नहीं हो जनता की, उसके लिए इन शब्दों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। मतलब उदात्त झूठ जो शब्द है उसका प्रयोग एक झूठ फैलाने की कोशिश की जाती है शासन व्यवस्था में कि सब कुछ क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो ये शब्द जो है वो प्लेटो के द्वारा यूज किया गया था। तो इसमें आपका 2 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाक्सो व टागेपेरा सूचकांक संबंधित है। तो लाक्सो व टागेपेरा सूचकांक दोस्तों राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, और ये जो लाक्सो व टागेपेरा है ये 2 व्यक्ति हैं, उनके नाम है और उनके नाम पर ये सूचकांक बनाया हुआ है। तो इनका पूरा नाम है मार्कू लाक्सो। मार्कू लाक्सो है जिनका जन्म फिनलैंड में हुआ था, और दूसरा है रेन टागेपेरा। रेन टागेपेरा जो है, रेन टागेपेरा इनका जन्म एस्टोनिया में हुआ था, और इन्होंने दोस्तों 1789 में यह सिद्धांत दिया था, सॉरी 1979 में 1979 में इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व के आधार पर उसकी प्रभाविता के आधार पर जो है राजनीतिक दलों की संख्या को मापने की कोशिश की जाती है। तो उसका ये सूचकांक बनाया हुआ है, इन दोनों के द्वारा ये सूचकांक बनाया गया था। तो सूचकांक जो है वो इनके द्वारा बनाया गया एक सूत्र की तरह बनाया गया है। जिस तरह आइंस्टीन ने एक सूत्र दे रखा है उसी तरह इनके द्वारा भी एक सूत्र बनाया हुआ है। तो ये सूत्र जो बनाया गया था तो इनके द्वारा बनाया गया, इसलिए जो है इनके नाम से क्या पड़ गई, ये शब्दावली पड़ गई लाक्सो टागेपेरा। असल में ये 2 व्यक्तियों के नाम है। तो ये सूचकांक है राजनीतिक दलों से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपका 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक दलों को संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था मानता है। तो यहां दोस्तों जो एन होलकॉम्ब है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। हमारे अकॉर्डिंग हम दोस्तों इसी आंसर को सही मान रहे हैं, संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था। बाकी आरपीएससी के द्वारा जो भी जवाब दिया जाएगा, जो भी आंसर की को माना जाएगा वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि लिप्सेट एवं रोकन के द्वारा राजनीतिक दलों का मॉडल किस क्षेत्र के राजनीतिक दलों की उत्पत्ति पर आधारित है। तो दोस्तों इसका मैं आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो पश्चिमी यूरोप है। मतलब इनके द्वारा इनके लिप्सेट व रोकन जो है इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, दलों का जो मॉडल दिया गया एक प्रकार से, वो पश्चिमी यूरोप पर आधारित है। और इन्होंने पश्चिमी यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था और वहां के लोगों का व्यवहार और वहां पर होने वाले सिस्टम जो है, वहां प्रतिनिधित्व किस प्रकार से लोग पार्टियों को चुनते हैं या राजनीतिक दलों का किस प्रकार से सिस्टमेटिक ढंग से उनका संचार यंत्र चलता है, तो उसके आधार पर उन्होंने सारा जो वो सिद्धांत दिए थे वो पश्चिमी यूरोप से जुड़ा हुआ था। तो इसका जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया कि मैकियावेली को केवल बुराई के शिक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों लियो स्ट्रॉस है, और लियो स्ट्रॉस ने ही इनको बुराई के शिक्षक के रूप में कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि मैकियावेली जो है, मैकियावेली ने जब अपने सिद्धांत दिए थे तो उसने शासन कला से जुड़े हुए जो विचार दिए थे, उसमें जो राजा जो था उस राजा को एक प्रकार से जो शिक्षा दी थी, उसमें राजा को कहा था कि राजा को क्या होना चाहिए, शेर और लोमड़ी की तरह होना चाहिए। शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए राजा को। और दूसरी बात, उसने नैतिकता की हदों को भी पार करने की कोशिश की थी। मतलब जो उसने अपना राजा, जो जिस प्रकार के राजा का वो सपना देख रहा था मैकियावेली, उसको एक प्रकार से क्या है कि बुराई के शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। इसलिए लियो स्ट्रॉस ने इस तरह की बात बोली उसके बारे में। तो इसका 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों आपका सही है। उसके बाद में कह रहा है कि होब्स के विचारों के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य प्राकृतिक संस्था है। तो राज्य कृत्रिम संस्था है दोस्तों। होब्स में विचारों में आपने पढ़ा था सामाजिक समझौते से जुड़ा हुआ सिद्धांत। होब्स का जो सामाजिक समझौते से जुड़ा हुआ सिद्धांत है वो दोस्तों सामाजिक समझौते क्या मतलब है कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो सामाजिक समझौते के कारण ही हुआ है। जब राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते से होगा तो राज्य कभी भी क्या नहीं होगा, नेचुरली जो है संस्था नहीं होगी किसी भी कंडीशन पे। तो राज्य मतलब इसमें इंग्लिश में लिखा है स्टेट इज नेचुरल, मतलब राज्य जो है प्राकृतिक है, प्राकृतिक नहीं हो सकता। 1 नंबर बिल्कुल सही है, इसमें राज्य प्राकृतिक संस्था है क्योंकि समझौते से इसका निर्माण हुआ है। दूसरी बात, उसके बाद में उसका दर्शन भौतिक शास्त्र से प्रभावित है। तो 3 नंबर का ऑप्शन है कि भौतिक शास्त्र से प्रभावित है। इसका मतलब कि जो होब्स के जो विचार थे वो भौतिक शास्त्र से प्रभावित है। होब्स दोस्तों जो गैलीलियो है उसकी ज्यामिति से प्रभावित था और उसकी ज्यामिति का बहुत प्रभाव पड़ा था। और जो आर्किमिडीज है
उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो यहां पर गैलीलियो जो है वो भौतिक शास्त्र से भी प्रभावित था यहाँ पे, तो उसका दर्शन जो है उसी से जुड़ा हुआ है और उसी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने के कारण होब्स ने अपने विचारों में परिवर्तन किया था और बहुत सारे जो विचार थे उनके अकॉर्डिंग उसने दिए थे। तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन भी सही है। और चौथा यहां पे कह रहा है कि मानव को वस्तुएं आकर्षित करती हैं, विकर्षित नहीं। तो मानव को वस्तुएं आकर्षित करती है, विकर्षित नहीं, है एक तरफा बात कही है, जबकि होब्स ने दोनों ही बात कही थी। होब्स ने दोनों ही बताया था कि वस्तुएं आकर्षित भी करती है, विकर्षित भी करती है और दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां होती है। तो यहां दोस्तों कुल मिलाकर जो पहला और तीसरा है वो बिल्कुल सही है। तो आपका इसका उत्तर बनता है फोर्थ आंसर। फोर्थ जो है इसमें पहला और तीसरा सही होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस विचारक ने यह तर्क दिया कि जॉन लोक बुर्जुआ वर्ग के अधिनायकवाद का समर्थक है। यहां दोस्तों मैं इसका उत्तर बता देता हूं, सीबी मैकफरसन है। और जब मैंने जॉन लोक आपको पढ़ाया था तो उस जॉन लोक के अंदर क्या होता है कि जॉन लोक ने 3 प्रकार के अधिकार बताए थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों अधिकार बनाए थे। तो जीवन और स्वतंत्रता तक तो ठीक था, लेकिन जब संपत्ति के अधिकार की जॉन लोक ने बात की थी तो इसके कारण वो क्या बन गया था दोस्तों, पूंजीवाद का प्रणेता बन गया एक प्रकार से। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था जो है उसका समर्थक कहीं ना कहीं नजर आ रहा था वो। तो बुर्जुआ जो वर्ग है उसका एक प्रकार से अधिनायकवाद के रूप में सामने आया। तो इसलिए सीबी मैकफरसन ने, मैंने आपको बताया भी था डायरेक्ट कि ये बात सीबी मैकफरसन ने कही है उसके बारे में कि ये क्या है, बुर्जुआ वर्ग का अधिनायकवाद है एक प्रकार से। तो यहां पे दोस्तों आपका 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरस्तु ने राज्यों को एक समुदाय के रूप में नाम दिया है, काइनोनिया। काइनोनिया जो है बिल्कुल सही होगा इसमें 3 नंबर का, इसलिए क्योंकि दोस्तों जो अरस्तु है उसने राज्यों को कहा एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, और उसने जो शब्द यूज किया वो काइनोनिया पॉलिटिको जो शब्द है उसने यूज किया उसके बारे में। और काइनोनिया जो पॉलिटिको है वो राज्य के लिए उसने यूज किया। तो इसमें 3 नंबर का आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो 3 मानेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार द्रोणमुख है। तो कौटिल्य के अनुसार दोस्तों द्रोणमुख जो है वो 400 गांवों का मुख्यालय होगा। इसमें 400 गांवों का मुख्यालय होगा और 400 गांवों का जो मुख्यालय है उसको उसने द्रोणमुख नाम दिया है, इसको द्रोणमुख कहा है। और 10 गांवों को उसने संग्रहण का नाम दिया, 10 गांवों को उन्हें संग्रहण का नाम दिया और 800 गांवों को स्थानीय, और 200 गांव खारवटिक। ये दोस्तों उसने दिया अलग अलग। तो 400 गांव का मुख्यालय द्रोणमुख है। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना है कि गांव की बात क्यों हो रही है, क्योंकि पूरा विश्व जो है पहले गांव के रूप में ही परिणित था, शहर नहीं होते थे। शहर जो वो आधुनिकता से परिचित होने के बाद में अस्तित्व में आए हैं, तो इसलिए गांव ही होते थे पहले। पूरा वर्ल्ड जो था वो एक प्रकार से गांव के रूप में था। तो इसका 400 गांव का मुख्यालय जो है वो दोस्तों द्रोणमुख बताया था कौटिल्य ने अपने विचारों के अंदर। तो इसमें आपका 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य के अनुसार सीताध्यक्ष का क्या दायित्व है। तो जो सीताध्यक्ष है वो उसका दायित्व होगा कृषि संबंधी गतिविधियों का प्रभारी, मतलब इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट समझने वाली भी समझने वाली चीज नहीं है, ये तो डायरेक्ट याद करने वाली चीज है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन यह दावा करता है कि कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न केवल समाज के बारे में गलत था बल्कि विज्ञान के बारे में भी गलत था। तो दोस्तों इसका मैं जवाब बता देता हूं, इसका जवाब कार्ल पॉपर होगा। और कार्ल पॉपर ने अपनी रचना जो थी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसमें उसने प्लेटो, हीगल, मार्क्स तीनों के बारे में आलोचना करके बताया था खुले समाज और उसके दुश्मन, इनको खुले समाज का दुश्मन कहा था इनको। उसमें उसने कार्ल पॉपर के बारे में कहा था कि जो कार्ल मार्क्स का जो वैज्ञानिक समाजवाद है वो समाज के बारे में गलत नहीं है बल्कि विज्ञान के बारे में भी गलत है। तो कार्ल पॉपर होगा इसका 3 नंबर का आपका ऑप्शन। और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सेकंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशलिस्ट एंड लेबर पार्टीज के सदस्य रहे थे। तो यहां दोस्तों दादा भाई नौरोजी इसका सही जवाब होगा 2 नंबर पे। तो अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। अरविंद घोष जो हैं वो इसके लेखक हैं, द लाइफ डिवाइन।
लाइव डिवाइन श्री अरविंदो 4 नंबर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेखक ने रूसो के चिंतन को पूंजीवाद और पूंजीवादी समाज के विवरण का प्रयास बताया है? तो यहां दोस्तों इसका जवाब जो है वो लूसियो कोलेटी होगा, और लूसियो कोलेटी जो है उसकी जो रचना है वो है रूसो टू लेनिन। रूसो टू लेनिन स्टडीज इन आइडियोलॉजी एंड सोसाइटी। 1972। ये जो रचना है दोस्तों लूसियो कोलेटी की, उसमें उसने पूंजीवाद और पूंजीवादी समाज के वितरण का प्रयास बताया, रूसो का जो चिंतन है उसको। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना करते हुए ने अराजक भ्रम कहा है? तो यहां दोस्तों बेंथम इसका सही जवाब होगा। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को निराकोरी अलंकार बकवास बताया था। उन्होंने कहा कि इन चीजों को मैंने मनोरंजन करने के लिए छोड़ दिया है। तो ये बेंथम ही जो था जिसने प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की थी और उनको सिर्फ भ्रम बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ जो है बनाया हुआ भ्रम है। तो यहाँ बेंथम 3 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जेस मिल द्वारा लिखी गई है? यहाँ यूटिलिटेरियन सोसाइटी जो है ये पुस्तक नहीं है वैसे दोस्तों, और ना ही ये जेस मिल के द्वारा इस तरह कुछ लिखा हुआ है। यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो जेस मिल के द्वारा लिखी हुई है। और 2 नंबर पे व्हाट इज लिबर्टी। तो व्हाट इज लिबर्टी जो है वो पुस्तक नहीं थी, उसकी जो पुस्तक थी वो थी ऑन लिबर्टी। और 3 नंबर पे दिया हुआ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो यहां प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बिल्कुल सही ऑप्शन है 3 नंबर पे। और 4 नंबर पे दिया हुआ द लिबर्टी ऑफ वीमेन। तो जो लिबर्टी ऑफ वीमेन नहीं था, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन जो थी वो रचना जेस मिल की थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 3 नंबर का जो जवाब है दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा। तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन थे राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए। तो यहां दोस्तों आगे अभी तक हमने करीब 90 क्वेश्चन जो है हम पूरी गहराई के साथ कर चुके हैं। अभी 30 क्वेश्चन हमारे बकाया है जो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।